अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 का आगाज किया था। आज हम उसका दूसरा टॉपिक जो है ये डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो टॉपिक का नाम है जी इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन दो एस्पेक्ट्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनते हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बाज़ दफा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखें, टॉपिक के नाम से जाहिर हो रहा है इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी में आने वाले जो चेंजेस हैं उनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जो है ये एक बॉन्ड बनाते हैं एक मॉलिक्यूल के दरमियान। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो हमें दो हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ी। वो जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है मॉडर्न थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के मुताबिक एटम बॉन्ड बनाते हैं। एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी में क्या आता है, डिक्रीज आता है। यानी कि आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि जब भी एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एटम्स ने मिलना है, मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनाना है, तो एटम्स ने जब बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी में क्या आना है, डिक्रीज आना है। अब देखें, हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम हैं। लेट्स से कि दीज आर टू हाइड्रोजन एटम। ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, जब ये दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं। मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। आपको पता है किसी भी एटम के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये जो है ये शेल है। शेल में आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इसी तरह ये एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके दरमियान में क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द आपने शेल बनाया और उस शेल में जो है वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक ही वक्त में ऑपरेट हो जाएंगी। एक फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी कि दो फोर्सेस, जब भी दो हाइड्रोजन एटम्स ने एक दूसरे के करीब आना है तो दो फोर्सेस ने एक ही वक्त में ऑपरेट हो जाना है। जरूरी नहीं कि आप हाइड्रोजन एटम की ही बात करें, आपके पास कोई और एटम्स हैं दो, उनके दरमियान अगर आपने बॉन्ड बनाना है तो वहां पे भी यही होगा। ये दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो पहला जो हाइड्रोजन एटम है इसका न्यूक्लियस, यानी कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और जो इसका करीबी हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और अपने करीबी हाइड्रोजन एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है, और इसी तरह अब देखिए, ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की मैंने। अब आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं उनके दरमियान तो रिपल्शन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस तरह न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, 2। याद रखिए, बॉन्ड तब बनता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, जब हम दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो सिस्टम की जो एनर्जी है उसमें क्या आना है, डिक्रीज आना है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ये डोमिनेट करेंगी तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है इसमें क्या आना है, डिक्रीज आना है। उसी तरह जब रिपल्सिव फोर्सेस की बात करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस एटम्स को एक दूसरे से दूर धकेलते हैं और जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या आ जाना है, इंक्रीज आ जाना है। ठीक है, लेट्स से कि हम इसको ग्राफ की सूरत में समझते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ दो फैक्टर्स के दरमियान है। एक जो फैक्टर है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है,
और दूसरा जो फैक्टर है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया। ठीक है, पहले क्या था, हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम हैं, वो एक दूसरे से दूर थे, यानी कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या था, ज्यादा। ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा था तो इनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा थी। ठीक है, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते गए तो क्या हुआ कि जो आपके पास एनर्जी है उसमें डिक्रीज आना शुरू हो गया। ठीक है, आखिरकार होता यूं है कि दोनों एटम्स जब ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर का, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बन जाता है बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो आपके पास बॉन्ड है, ये जब बनता है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, इस बॉन्ड को कहते हैं, ये आपके पास है कंप्रोमाइज डिस्टेंस, या इसे कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, या इसे आप कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स ने एक दूसरे को अप्रोच करना है, एक दूसरे के करीब आना है, तो इनकी एनर्जी में क्या आना है, डिक्रीज आना है। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब दो हाइड्रोजन के एटम इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे और दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो स्टेबल हो जाएंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म अटेन कर लेंगे। और वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने जब डिस्टेंस ट्रेवल किया है 75.4 पिकोमीटर का, तो इनके दरमियान बन गया है बॉन्ड। वो जब बॉन्ड बना, हमने इनके डिस्टेंस को नोट कर लिया और उस डिस्टेंस को कहा बॉन्ड डिस्टेंस, या उसे कहा कंप्रोमाइज डिस्टेंस, या उसे कहा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये कहानी तब तक थी जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस ने डोमिनेट किया है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ यहाँ पे कोई और फोर्सेस भी है, लाइक रिपल्सिव फोर्सेस। तो रिपल्सिव फोर्सेस, अब जैसे ही ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एनर्जी है उसमें आना शुरू हो जाएगा इंक्रीज। तो ये देखिए, मैं एरो हेड से आपको एरो के साइन से शो करवा रहा हूं कि ये जैसे जैसे हम इधर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एनर्जी लो हो रही है। एक रिलेशन को याद रखें, एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ। स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, एनर्जी ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी मिनिमम होती है। तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मिनिमम है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे सिस्टम जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम है बट इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी मॉलिक्यूल बने तो क्या अटेन हो, स्टेबिलिटी अटेन हो। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के दरमियान जब बॉन्ड बना तो क्या अटेन हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी, ये तो बॉन्ड बन गया, हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया। तो सर आपके क्वेश्चन, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर बॉन्ड एनर्जी, यानी कि ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड के बनने में एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। तो स्टूडेंट्स, एक टर्म आप पढ़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और एक टर्म है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, मैं पहले बात करता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की, यानी कि जब भी बॉन्ड बनना है तो एनर्जी ने क्या आना है, एनर्जी में क्या आना है, डिक्रीज आना है। तो एनर्जी में डिक्रीज आने का मतलब, लेट्स से हमारे पास ये दो हाइड्रोजन के एटम है, ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिले, इन्होंने क्या बनाया, H2। यहाँ पे जो डेल्टा H है इसकी वैल्यू आएगी -436.45 किलो जॉल पर मोल। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो एनर्जी में डिक्रीज आता है वो कितना आता है, 436.45 किलो जॉल पर मोल। या यूं कहें कि जो एनर्जी इवॉल्व होती है या एनर्जी रिलीज होती है इस बॉन्ड के बनने में, ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं आप, H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इस बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है या इवॉल्व होती है वो एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 436.45 किलो जॉल पर मोल। इस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एटम्स या एलिमेंट्स इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है तो इसका मतलब है इनके दरमियान तो बॉन्ड बना है,
अब आपने क्या करना है, जब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो बन चुका है इसके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए जितनी एनर्जी पहले रिलीज हुई थी उतनी ही एनर्जी अब क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसको कौन सा साइन देते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं। और ये आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ क्या बन जाएगा, प्लस 436.45 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे कितनी टर्म्स पढ़ी, दो, एक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और दूसरा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुई, एनर्जी की वो मिकदार जो चाहिए, कब कब चाहिए, जब आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है। कहां से ब्रेक करना है, दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान से। तो वो आपके पास क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जितनी बॉन्ड बनाने में एनर्जी इवॉल्व हुई थी उतनी ही एनर्जी अब क्या हो गई है, अब्जॉर्ब हो गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। आज हमने ये सीखा है कि जो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये कैसे बनता है, एनर्जी में जो चेंजेस आती हैं वो क्या हैं, इसके बाद आपके पास कंप्रोमाइज डिस्टेंस क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या है। इसके बाद हमने ग्राफ सीखा, ग्राफ जो था वो दो फैक्टर्स के दरमियान था और वो जो दो फैक्टर थे वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी था। लास्ट पे हमने जो सीखा है वो क्या सीखी हैं, दो डेफिनेशंस। और वो डेफिनेशंस कौन सी हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो ये आज आपने पढ़ा है, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर लेना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।